हेलो स्टूडेंट्स, आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो है नई आर्थिक सुधार या नई आर्थिक नीति जो कि 1991 में अपनाई गई थी। जो नई आर्थिक सुधार थी या नई आर्थिक नीति थी उसके 3 मुख्य बिंदु थे। वो थे लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, यानी कि उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। इससे पहले की वीडियोस के अंदर हम उदारीकरण और निजीकरण के बारे में बात कर चुके हैं। आज का जो लेक्चर है हमारा ये मुख्य रूप से केंद्रित रहेगा ग्लोबलाइजेशन के ऊपर, यानी कि वैश्वीकरण के ऊपर। वैश्वीकरण है क्या? अगर हम इसके अर्थ की बात करें या इसकी परिभाषा की बात करें तो वैश्वीकरण से अभिप्राय है एक अर्थव्यवस्था का केवल अपने देश की अर्थव्यवस्था तक सीमित न रह करके बल्कि उसका वैश्विक अर्थव्यवस्था के रूप में वो स्थापित हो सके। तो इस तरह की जो अर्थव्यवस्था की कल्पना की गई है वो इस तरीके से की गई है कि एक देश के अन्य देशों के साथ, शेष विश्व के साथ जुड़ने के जो भी रास्ते हैं, जो भी साधन हैं, चाहे वो लेबर के ज़रिए हो, चाहे वो पूंजी के ज़रिए हो, चाहे वो वस्तुओं और सेवाओं के व्यापार के ज़रिए हो, उसके ऊपर से सभी तरह के प्रतिबंध हटा दिए जाएंगे। सभी तरह के प्रतिबंध हटा करके एक अर्थव्यवस्था को बिल्कुल उस तरीके से विकसित किया जाएगा जिस प्रकार से कि वो एक ग्लोबल इकोनॉमी हो। जैसे एक देश के अर्थव्यवस्था के अंदर यानी घरेलू अर्थव्यवस्था में किसी एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र के अंदर वस्तुओं के आने जाने में किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं होता है, किसी प्रकार की रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती है, बिल्कुल उसी तरह से जब एक देश से वस्तुओं का या पूंजी का, निवेश का विनिमय होगा एक देश से दूसरे देश में, तो उसके ऊपर भी किसी तरीके के कोई प्रतिबंध नहीं होने चाहिए। इस चीज़ को ध्यान में रख करके ग्लोबलाइजेशन जैसा कंसेप्ट रखा गया है। तो ग्लोबलाइजेशन से होगा क्या? इससे हमारी अर्थव्यवस्था के अंदर ओपननेस आएगी, यानी कि खुलापन। मतलब कि अर्थव्यवस्था में 1991 से पहले जो भी प्रतिबंध थे, चाहे वो प्रतिबंध व्यापार को लेकर के थे, चाहे वो निवेश को लेकर के थे, वो सभी प्रतिबंध हटा दिए जाएंगे। एक देश अब उस लक्ष्य की तरफ नहीं चलेगा कि मुझे आत्मनिर्भर या स्वावलंबी बनना है, बल्कि यहाँ पर विभिन्न देशों के मध्य में एक परस्पर निर्भरता के कंसेप्ट को ध्यान में रख करके ग्लोबलाइजेशन जैसी धारणा सामने रखी गई है। तो इससे पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था के अंदर, यानी कि विश्व के सभी देशों के अंदर इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, मतलब कि एक आर्थिक जुड़ाव, एक आर्थिक मेल जोल बढ़ता है। ग्लोबलाइजेशन से भारत को खैर काफ़ी हद तक फ़ायदा भी हुआ है, कुछ परेशानियां भी हैं। इसकी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों इफ़ेक्ट हैं जिनके बारे में हम बाद में बात करेंगे। जहां तक एक पॉजिटिव बात है वो ये है कि विदेशी व्यापार बहुत बढ़ा है भारत का ग्लोबलाइजेशन के बाद, और भारत की जीडीपी के अंदर, यानी कि सकल घरेलू उत्पाद के अंदर जो हिस्सेदारी है विदेशी व्यापार की, वो अब बढ़ करके 29.2% हो चुकी है। तो हमारे जो अर्थव्यवस्था है वो बहुत हद तक करीब 30% विदेशी व्यापार के ऊपर निर्भर करती है। हालांकि इसके भी पॉजिटिव नेगेटिव दोनों इफ़ेक्ट हैं। अगर हम विदेशी व्यापार के ऊपर इतने ज़्यादा हद तक निर्भर करते हैं तो वो भी एक मुश्किल लेकर के आती है, जैसे कि इस समय है, क्योंकि अब विदेशियों के साथ सभी देशों के एक दूसरे के साथ व्यापार काफ़ी हद तक बंद हुए पड़े हैं। तो उससे अर्थव्यवस्था का जो एक आधार है वो कमज़ोर हो जाता है जब वो व्यापार नहीं कर पाता है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों इफ़ेक्ट्स हैं इन सब चीज़ों के। खैर, अभी हम बात करते हैं कि ग्लोबलाइजेशन के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए कौन कौन से उपाय किए गए हैं या कौन कौन से कदम उठाए गए हैं। उनमें सबसे पहली जो बात है वो है इंक्रीज़ इन फॉरेन इन्वेस्टमेंट, कि जो विदेशी निवेश है उसकी मात्रा को बढ़ाया गया है। जहां 1991 से पहले विदेशी निवेश के ऊपर काफ़ी प्रतिबंध थे, रिस्ट्रिक्शंस थी। बहुत सारे क्षेत्रों के अंदर तो विदेशी निवेश केवल 24% तक ही उसकी अनुमति थी, कुछ क्षेत्रों के अंदर थोड़ी ज़्यादा थी। लेकिन 1991 के बाद बहुत सारे क्षेत्रों में विदेशी निवेश
की जो लिमिट है, उसकी जो सीमा है, उसे बढ़ाकर 70%, 75% और बहुत सारे उद्योगों के अंदर यानी बहुत सारे क्षेत्रों में तो विदेशी निवेश की जो सीमा है उसे बढ़ा करके 100% तक भी किया गया है। यानी एफडीआई जो प्रत्यक्ष विदेशी निवेश है वो बहुत सारे उद्योगों में उसके शेयर को बढ़ा करके 100% तक किया गया, यानी कि उस क्षेत्र के अंदर 100% तक विदेशी निवेश प्राप्त किया जा सकता है। दूसरा जो मेज़र अपनाया गया वो था कन्वर्टिबिलिटी ऑफ इंडियन रुपी, कि भारतीय रुपए की अन्य देशों की करेंसीज़ में जो उसका कन्वर्टिबिलिटी है यानी उसको परिवर्तित किया जा सकता है, उसके ऊपर जो भी रिस्ट्रिक्शंस थी उनको भी हटा दिया गया। 1991 से पहले भारत की करेंसी की जो कन्वर्टिबिलिटी थी दूसरी करेंसीज़ के अंदर वो उतनी ज़्यादा नहीं थी, उसके लिए परमिशन लेनी पड़ती थी। लेकिन 1991 के इन सुधारों के बाद जो रुपये की कन्वर्टिबिलिटी है वो उसको पार्शियली बहुत इंक्रीज़ कर दिया गया है, वो कन्वर्टिबल है। अब कोई भी व्यक्ति ज़रूरी नहीं कि उसे व्यापार करना है तभी वो किसी दूसरी करेंसी को ख़रीद सकता है या बेच सकता है, बल्कि उसके बिना भी वो करेंसी को ख़रीद सकता है, बेच सकता है। यानी सिर्फ करेंसी के अंदर भी व्यापार किया जा सकता है कि जब उसे लगता है कि कोई विदेशी करेंसी, विदेशी मुद्रा सस्ती है वो उसे ख़रीद सकता है, और जब उसे लगता है कि अब उसकी जो कीमतें हैं वो भारतीय रुपये के रूप में वो बढ़ चुकी हैं तो वो उनको बेच सकता है और वहाँ से मुनाफा कमा सकता है। तीसरा जो मेज़र है वो है लिबरल फॉरेन ट्रेड पॉलिसी का, यानी कि जो हमारी विदेशी व्यापार की नीति है उसको उदारवादी बनाया गया। अब विदेशी व्यापार की नीति को उदारवादी बनाने का क्या मतलब है? उदारवाद हम पहले भी पढ़ चुके हैं, और उदारवाद का एक सीधा सा मतलब होता है कि जो भी रिस्ट्रिक्शंस हैं व्यापार के ऊपर या किसी भी चीज़ के ऊपर, जो भी रिस्ट्रिक्शन है, जो भी प्रतिबंध है, जो भी परमिशन लेनी होती है या किसी प्रकार का लाइसेंस लेना होता है, उन सभी को हटा दिया जाए। तो ऐसा ही है इस चीज़ से संबंधित लिबरल फॉरेन ट्रेड पॉलिसी की जो हमारी विदेशी व्यापार नीति है उसको भी उदारवादी बनाया गया। आयात है या निर्यात, दोनों में से किसी के ऊपर अगर किसी भी प्रकार का प्रतिबंध है, चाहे वो टैरिफ लगाया जाता है या उसके ऊपर कस्टम ड्यूटी की जो रेट्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैं या इंपोर्ट ड्यूटी की रेट्स बहुत ज़्यादा हैं, तो या इंपोर्ट या एक्सपोर्ट से संबंधित कोई कोटा निर्धारित किया गया है तो उन सभी रिस्ट्रिक्शंस को, उन सभी प्रतिबंध को हटाया जाएगा। तो कुल मिलाकर के 2015 तक हमारी लगभग सभी वस्तुओं के ऊपर से इस तरह के प्रतिबंध को हटा दिया गया है, जिसकी वजह से इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों बढ़े हैं। हमारा पूरे विश्व में जितने आयात होते हैं उन आयातों में भी हमारा प्रतिशत पहले से बढ़ा है, और पूरे विश्व के जो निर्यात हैं उन निर्यातों में भी हमारे देश के प्रतिशत के अंदर कुछ वृद्धि हुई है। जो चौथा मेज़र है वो है एक्सपोर्ट प्रमोशन से संबंधित। तो जो ग्लोबलाइजेशन था उसका मतलब सिर्फ ये नहीं है कि प्रतिबंध को हटा दिया जाए, उसमें ये भी एक है। अल्टीमेटली ग्लोबलाइजेशन का मतलब था कि पूरे विश्व की जो भी अर्थव्यवस्थाएं हैं उन सबको जोड़ करके एक वैश्विक अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करना, कि सभी देशों का एक दूसरे के साथ व्यापार बढ़े, आयात बढ़े, निर्यात बढ़े, तो उस चीज़ को ध्यान में रख करके बनाया गया था। इसीलिए इसमें एक्सपोर्ट प्रमोशन भी एक ऑब्जेक्टिव रहा है भारत का, कि क्योंकि भारत के जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है, बैलेंस ऑफ ट्रेड है, उसके अंदर लगातार घाटा रहा है, तो उसे इम्प्रूव करने का एक ही तरीका है और वो है कि हम अपने निर्यातों को बढ़ाएं। आयातों को कम नहीं किया जा सकता तो हम अपने निर्यातों को बढ़ाएं। तो क्योंकि अब पहले 91 से पहले हम पॉलिसी अपना रहे थे इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन की, कि हम बाहर से इंपोर्ट ना करें, उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाई जाती थी और उन वस्तुओं के सब्स्टिट्यूट्स हम अपने देश में निर्माण करते थे। लेकिन जैसे ही हमने ग्लोबलाइजेशन की पॉलिसी को अपनाया तो वो कर पाना अब संभव नहीं है, क्योंकि उसके ऊपर अगर वैसा किया जाता है तो फिर वो WTO या वर्ल्ड बैंक ने जो नॉर्म्स हैं उनके विरुद्ध होता है। इसीलिए अब हमारे पास जो एक ऑप्शन है वो है एक्सपोर्ट प्रमोशन। पर एक्सपोर्ट प्रमोशन में भी किसी प्रकार की सब्सिडीज़ दे करके उसे बढ़ाना आसान नहीं है। एक्सपोर्ट प्रमोशन के लिए दूसरे तरीक़ों को अपनाया गया, चाहे उसके लिए स्पेशल एक्सपोर्ट जोन स्थापित किए गए हों या EPZ स्थापित किए गए हों या NIM स्थापित किए गए हों, उन सबका उद्देश्य मुख्य रूप से निर्यात को बढ़ाने से संबंधित ही है। जो
पांचवा जो इसका उपाय है वो है फ्रीडम टू रिपेट्रिएट। फ्रीडम टू रिपेट्रिएट का मतलब क्या है कि जो विदेशी निवेशक जब भारत में आकर के निवेश करते हैं तो यहाँ पर वो जो प्रॉफिट कमाते हैं, जो इनकम अर्न करते हैं, वो उसे फ्रीडम के साथ अपने देश में ले जा सकते हैं। ये प्रोविज़न किया गया ग्लोबलाइजेशन के अंदर, क्योंकि 1991 से पहले रिस्ट्रिक्शंस थी, इसके ऊपर भी प्रतिबंध थे कि जो विदेशी निवेशक भारत में आकर के निवेश करते थे, उत्पादन करते थे, वो जो भी प्रॉफिट कमाया होता था उसे आरबीआई की परमिशन के बिना, आरबीआई की अनुमति के बिना वो अपने देश में नहीं ले जा सकते थे। उसके लिए उसे आरबीआई से अनुमति लेनी होती थी। लेकिन 1991 के इन रिफॉर्म्स के बाद, ग्लोबलाइजेशन को अपनाने के बाद, इस पर जो भी रिस्ट्रिक्शंस थी उन सभी रिस्ट्रिक्शंस को हटा दिया गया। अब फ्रीडम से, स्वतंत्रता पूर्वक कोई भी निवेशक जो प्रॉफिट यहाँ पर कमाता है वो उसे अपने देश में ले जा सकता है। तो इन सब के लिए बहुत सारी चीज़ें की गई, जैसे फेरा जो फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट था, मतलब जो नियंत्रित करने के लिए बनाया गया था, उसका स्वरूप बदल दिया गया, उसे फेरा से फेमा कर दिया गया, यानी फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। मतलब वो सभी चीज़ें जो पहले रिस्ट्रिक्ट करने के लिए थी, प्रतिबंधित करने के लिए थी, वो सभी चीज़ें अब उनका स्वरूप बदल दिया गया और वो हो गई उसको फैसिलिटेट करने के लिए, यानी उसको बढ़ावा देने के लिए, विदेशी व्यापार को बढ़ावा देने के लिए, विदेशी निवेश को बढ़ावा देने के लिए, आयात निर्यात को बढ़ावा देने के लिए। तो ये सब उपाय किए गए ग्लोबलाइजेशन करने के लिए, अर्थव्यवस्था को एक वैश्विक रूप देने के लिए। अब इसके इफ़ेक्ट्स क्या पड़े? हम पहले भी बात कर चुके हैं कि ग्लोबलाइजेशन है या जो भी इकोनॉमिक पॉलिसीज़ अपनाई गई, लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन के फॉर्म में, उन सभी के पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों इफ़ेक्ट्स थे। तो जहाँ तक हम इसके पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स की बात करें कि इंडियन इकोनॉमी पर पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स क्या पड़े, तो उसमें सबसे पहली बात यह है कि हमारा जो फॉरेन ट्रेड है, विदेशी व्यापार है, वो बढ़ा है। तो पूरे विश्व के व्यापार में भारत का जो प्रतिशत, जो कि 1990-91 में सिर्फ 0.5% था, वो अब बढ़कर 2.2% हो चुका है। इंक्रीज़ इन फॉरेन इन्वेस्टमेंट, विदेशी निवेश बहुत बड़ी मात्रा में बढ़ा है। जहां 1991 में भारत के अंदर विदेशी निवेश सिर्फ 103 मिलियन अमेरिकी डॉलर का था, ये विदेशी निवेश अब बढ़ करके हो चुका है 86,071 अमेरिकी डॉलर का, 86,071 मिलियन अमेरिकी डॉलर का। तो विदेशी निवेश बढ़ा है हमारे देश के अंदर। विदेशों से जो कोलैबोरेशन थे, जो किसी तरह के गठबंधन हैं, हमने कोई व्यापारिक समझौते की हैं, संधियाँ की हैं, वो सभी बढ़े हैं इसके बाद। तो एक विश्व स्तर पर एक फाइनेंशियल कॉपरेशन, एक दूसरे के साथ सहयोग, उसमें वृद्धि हुई है। इंक्रीज़ इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, जहां 1991 में जब हमने न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को अपनाया, उस समय हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज के रिज़र्व सिर्फ इतने थे कि हम 10 दिन के ही आयात कर सकते थे। वो अब फॉरेन एक्सचेंज के रिज़र्व्स बढ़ करके एक अच्छा स्तर प्राप्त कर चुके हैं। और अभी लेटेस्ट जो आंकड़े हैं उनके अनुसार, जो कि मार्च 2020 के आंकड़े हैं, उनके अनुसार भारत के अंदर विदेशी विनिमय का जो भंडार है वो बढ़ करके 485 बिलियन अमेरिकी डॉलर्स का हो चुका है, जो काफ़ी हाई है। इससे जो मार्केट है हमारी, वो उसका विस्तार हुआ है, एक्सपेंशन हुआ है मार्केट का, क्योंकि अब जो भारत के उत्पादक हैं उनके लिए सिर्फ एक लिमिट नहीं है कि वो अपने देश के अंदर ही वस्तुओं को बेच सकते हैं, तो वही मार्केट नहीं है, बल्कि वो उसे विदेशों तक ले जा सकते हैं, विदेशी बाज़ारों तक पहुंचा सकते हैं बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के। तो मार्केट इनलार्ज हुई है, कैपिटल मार्केट डेवलप हुई है भारत के अंदर, क्योंकि करेंसीज़ के अंदर लेन देन होने लगा है, करेंसीज़ की सेल परचेज़ होने लगी है, तो फॉरेन मार्केट इंक्रीज़ हुई है। इससे भारत को बड़ी मात्रा में जो एनआरआई डिपॉजिट्स हैं वो भी प्राप्त होने लगे हैं, एनआरआई की इन्वेस्टमेंट्स भी प्राप्त होने लगी हैं। तो ये एक पॉजिटिव इम्पैक्ट है इसका। और एक और इम्पैक्ट है, वो है कि ब्रेन ड्रेन, जो भारत का एक शार्प ब्रेन होता था, जो हम ये कहें कि एक्सपर्ट्स की जो एक क्रीमी लेयर होती थी, वो जनरली
बेटर अपॉर्चुनिटीज़ के लिए वो देश से बाहर चली जाती थी, तो वो ब्रेन ड्रेन होता था। उनकी जो एक्सपर्टाइज़ थी उसका फ़ायदा सारा दूसरे देशों को मिलता था। लेकिन अब जब भारत के अंदर ही अच्छी कंपनियां, मल्टीनेशनल कंपनियां विदेशों से आकर के निवेश करती हैं, उत्पादन करती हैं, तो अब उन्हें दूसरे देशों में जाने की ज़रूरत नहीं है। वो अपने देश में भी बेटर अपॉर्चुनिटीज़, एक अच्छे अवसर प्राप्त कर सकते हैं, जिसकी वजह से ब्रेन ड्रेन काफ़ी हद तक कम हुआ है और लोगों के जीवन स्तर में भी सुधार हुआ है। नेगेटिव इम्पैक्ट्स क्या हैं? ओपननेस की वजह से एक जो परेशानी है वो ये है कि अब जो भारतीय उद्योग हैं उनको विदेशों की जो बड़ी कंपनियां हैं, जो मल्टीनेशनल कंपनियां हैं, उनसे कंपटीशन करना पड़ता है, जिसकी वजह से वो उस कंपटीशन में पिछड़ जाते हैं, क्योंकि भारत के जो उद्यमी हैं उनकी टेक्निक जो है उत्पादन की वो उतनी अच्छी नहीं है, वो कॉस्ट के लेवल पर उतने एफिशिएंट नहीं हैं, तो लागतें ज़्यादा होती हैं, जिसकी वजह से कीमतें ज़्यादा होती हैं और वो कंपटीशन से बाहर हो जाते हैं। तो जो घरेलू उद्योग हैं उनको नुकसान हुआ है। कुछ हद तक अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ी है क्योंकि घरेलू उद्योगों को नुकसान मिल रहा है। और दूसरी बात यह कि विदेशी जो कंपनियां आती हैं, यहाँ निवेश करती हैं, वो ज़्यादातर कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करती हैं, मतलब पूंजी का प्रयोग ज़्यादा होता है, मशीनों का, हाई टेक्नोलॉजी का प्रयोग ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से जो हमारी लेबर है उसको उतनी एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल पाती है। इसके अलावा लेबर का एक्सप्लॉयटेशन बढ़ा है, डेमोन्स्ट्रेशन इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा बढ़ा है। विदेशी मार्केट के साथ इतनी ओपननेस होने की वजह से, मल्टीनेशनल कंपनीज़ के आने की वजह से एक प्रदर्शन प्रभाव बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, जिसकी वजह से एक बहुत बड़ी मात्रा खर्च की जाती है केवल लग्जरी गुड्स को ख़रीदने के लिए, लग्जरी गुड्स के उपभोग पर खर्च की जाती है। और वो ज़्यादातर जो लग्जरी गुड्स होती हैं वो इम्पोर्टेड कमोडिटी होती हैं, आयातित वस्तुएं होती हैं। तो हमारा जो एक पैसा है जो डोमेस्टिक इकॉनमी में फ़ायदा पहुंचाने की बजाय वो दूसरे देशों की इकॉनमी को फ़ायदा पहुंचाता है। इसने इनइक्वालिटीज़ भी बढ़ा दी हैं, क्योंकि जो लोग मल्टीनेशनल कंपनी से जुड़ गए, अच्छी सैलरीज उनको मिलने लगी, एक अच्छा उनका लिविंग स्टैंडर्ड हो गया, उनकी इनकम बढ़ी है, वो हाई टेक हुए हैं। कुछ ऐसे शहर जहाँ मल्टीनेशनल कंपनीज़ बहुत ज़्यादा आ रही हैं, वहाँ पर जो एक लिविंग स्टैंडर्ड है वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो गया, वो बहुत ज़्यादा डेवलप हो गए। लेकिन वो क्षेत्र जहाँ पर के मल्टीनेशनल कंपनीज़ नहीं आ रही या विदेशी निवेश नहीं मिल रहा है, वो पिछड़ता चला गया। तो इनइक्वालिटीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा बड़ी है इसकी वजह से। इसके अलावा जो हमारा वैल्यू सिस्टम है, कल्चर सिस्टम है, वो बैडली इफ़ेक्ट हुआ है। और ज़्यादातर जो ग्रोथ है वो भी अनबैलेंस्ड होगी, क्योंकि कुछ क्षेत्र ज़्यादा विकसित हुए, कुछ नहीं हुए। तो ये कुल मिलाकर के इसके मिले जुले इफ़ेक्ट्स हैं कि कुछ अच्छी चीज़ें हुई हैं, कुछ नो डाउट बुरे प्रभाव भी पड़े हैं। तो ये किसी भी इकॉनमी के जो उसका सिस्टम है, जो उसकी मैनेजमेंट है, ये उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो किसी पॉलिसीज़ के जो गुड इफ़ेक्ट्स हैं उनको कैसे इनलार्ज करती है, उनको कैसे बढ़ाती है, और जो बैड इफ़ेक्ट्स हैं उनको कैसे कम कर सकती है, उनको कैसे मिनिमाइज़ किया जा सकता है। So that's all for globalization and today's lecture. Thank you so much. Bye and take care.